सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या और इसके उपयोगिता क्या है और नीति निर्देशक तत्व में दिए गए किन लक्ष्यों को राज्य अब तक प्राप्त कर चुका है या जिनके संबंध में कुछ योजनाएं ला चुका है, कानून बना चुका है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व है क्या। ठीक, जैसा कि संविधान की उद्देशिका में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है और कुल मिलाकर के लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो इस हिसाब से क्योंकि राज्य के सीमित संसाधन हैं, तो संविधान निर्माताओं ने जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी संसाधनों की कमी थी या तो तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकते थे, उन सभी को नीति निर्देशक तत्वों में रखा। और इससे तात्पर्य यह है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए लक्ष्य हैं और राज्य के संविधान के मूल दर्शन है और कालांतर में राज्य इन्हें प्राप्त करेगा। इस हिसाब से नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब जो भी नीति निर्देशक तत्व में जो भी बातें हैं उनको यथाशक्ति कार्यान्वित करना, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना क्या है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि उपबंध क्या है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित संविधान में उपबंध क्या है? ये संविधान के भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहां तक? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। BN राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने ये सलाह दी थी कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। क्या? अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। ये किसकी सलाह थी? संवैधानिक सलाहकार
BN राव, BN राव, संवैधानिक सलाहकार BN राव की ये सलाह थी। ठीक है। वे अधिकार, ये दो अधिकार कौन कौन से होंगे? ये जो दो भागों में बांटे जाएंगे, वे अधिकार कौन कौन से होंगे? नंबर एक, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं, और वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं, ठीक। और वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते, न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जब जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराए जा सकते, ऐसे अधिकारों को संविधान में रखने की आवश्यकता क्या है? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सब कुछ फोर्स से ही कराया जाना चाहिए? राज्य के भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। अतः ये राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है कि नीति निषेध तत्व में जो भी कुछ है, राज्य अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा करेगा, यथासंभव यथाशक्ति पूरा करेगा। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इनका महत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। इनका महत्व क्या है? आखिर ये रखे गए तो इनसे लाभ क्या है, महत्व क्या है? अब हम इसी को जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? महत्व इस प्रकार, जैसे कि आप ये जान रहे हैं कि भारत में अशोक के काल से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। तो हम पुलिस राज के सिद्धांत को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं अशोक के काल से। तो जो कल्याणकारी राज्य होना, ये राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है, सबसे पहला महत्व तो यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सबसे बड़ा महत्व यही है नीति निर्देशक तत्वों का कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित है। सवाल यह है कि अगर राज्य किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि उसे क्या करना चाहिए, कौन से कल्याणकारी राज्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये नीति निर्देशक तत्व रास्ता दिखाता है। ठीक है, भारत के कल्याणकारी कार्यों का आधार है क्या? नीति निर्देशक तत्व भारत के कल्याणकारी कार्यों का आधार। भारत की ढेर सारी योजनाएं इसी नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित होती हैं।
योजनाएं नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित होती हैं। नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित होती हैं। ढेर सारी योजनाएं नीति निदेशक तत्वों से प्रेरित होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि और अगला क्या है, इसमें संविधान का दर्शन निहित है। क्या संविधान का दर्शन है, संविधान का दर्शन निहित है। ठीक है, उद्देशिका में जो भी उद्देश्य रखे गए जिनको तत्काल में पूरा किया जाना संभव नहीं था, उन सारे उद्देश्यों को, उन सारे दर्शन को नीति निदेशक तत्वों में समाहित कर दिया गया। अर्थात संविधान का दर्शन है नीति निदेशक तत्व। क्या है? संविधान का दर्शन है। ठीक है, संविधान का दर्शन है। जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख संवैधानिक घटनाएं, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर चुका है कि जब भी कभी न्यायपालिका के सम्मुख किसी उद्देश्य में, किसी अनुच्छेद में या किसी संवैधानिक प्रावधान में ये होता है कि निर्णय लेना अस्पष्ट हो जाता है, किसी अनुच्छेद में बातें अस्पष्ट हो जाती हैं, तो ऐसे मामलों में निर्णय लेने में नीति निदेशक तत्वों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक घटनाएं उत्पन्न होती है तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व को ध्यान में रख करके संविधान को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए न्यायपालिका के सामने ये प्रश्न आ जाए कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ठीक है, तो संविधान का मूल ढांचा क्या है या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो चूंकि इससे संबंधित प्रावधान संविधान में स्पष्ट दिखेंगे नहीं, तो न्यायपालिका किसका सहारा लेगा? न्यायपालिका सहारा लेगा उद्देशिका का नीति निदेशक तत्वों का। ठीक है, इन दोनों का सहारा लेगा कौन? न्यायपालिका। ठीक है, यहां तक सरकारें भी इनका सहारा लेती है कि उन्हें क्या करना है, उनकी योजनाएं कैसी होनी है, उनकी नीतियां कैसी होनी है, तो हमेशा नीति निदेशक तत्वों और उद्देशिका का सहारा लिया जाता है। इस दृष्टि से भी नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता है। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय और जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जो जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है, जीवन के अधिकार में आजीविका ही निदेशक तत्वों से वर्णित है। ठीक, तो इसी तरह निदेशक तत्वों के उपयोगिताएं हैं। अब आगे हम थोड़ा सा कुछ विद्वानों के विचार जान लेते हैं कि विद्वानों के विचार क्या थे नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में विद्वानों के विचार। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि नीति निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ठीक है, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर, इनका कथन क्या है? नीति निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। इसी तरह ग्रेडविन ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल
ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं? निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है। ठीक, सामाजिक क्रांति उद्देश्य के प्राप्ति के माध्यम है। बी.एन. राव, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक है, बी.एन. राव का क्या कहना है? बी.एन. राव का कहना है कि नीति निर्देशक तत्वों का बी.एन. राव नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के अधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। ठीक, शैक्षिक महत्व है, मतलब कि राज्य के अधिकारी शिक्षा ग्रहण करें। कहां से? नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, इस तरह ये रहे विद्वानों के विचार। इसके बाद हम ये नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण अगर करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं कि कौन कौन से समाजवादी तत्व हैं, कौन कौन से उदारवादी तत्व हैं और कौन कौन से गांधीवादी तत्व हैं। इसके पहले हम ये पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और किन तत्वों को अभी तक कुछ हद तक लागू किया जा सका है या क्या किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल अनुच्छेद 39 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व है क्या? अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व। ठीक है, राज्य द्वारा आर्टिकल 39 राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व की व्याख्या करता है कि राज्य किन नीति तत्वों का अनुसरण करेगा। ठीक है, राज्य किन नीति तत्वों का अनुसरण करेगा, ये बात किसमें है? 39 का में क्या है? का में है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, पुरुष और स्त्री सभी को आजीविका के साधन, आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। क्या? पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष और स्त्री सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन, पुरुष और स्त्री, यहाँ पुरुष और स्त्री मतलब कि पूरी दुनिया के पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ नागरिकों की बात हो रही है। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हैं। दूसरा क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। क्या? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित
उचित वितरण एवं स्वामित्व। ठीक, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। कहने का मतलब ये है कि समुदाय के जो भी भौतिक साधन हैं उनका उचित वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक के पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी के पास घर बनाने की जमीन नहीं है, या कोई किसी के पास बहुत सारी संपत्तियां और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो भोजन खाने के लिए मर रहा है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी नीति सरकार बनाएगा, ये भी एक निर्देश है, सरकार ऐसी नीति बनाएगा कि ये सब बातें नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब उचित वितरण हो और भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व प्राप्त करे, सरकार ऐसी नीति बनाएगा। ठीक, इसके बाद है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। क्या? उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जो सिद्धांत था वो था लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक, गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे, जबकि नेहरू जी बड़े उद्योगों के समर्थक थे। नेहरू जी बड़े उद्योग के समर्थक क्यों थे? लेकिन नेहरू जी को आजाद भारत में आम जनता की स्थिति का पता था और उनको ये भी पता था कि हमारे देश की जनता ऐसा मतलब इतनी सशक्त नहीं है कि वो छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके। वो भारी उद्योग के समर्थक इसलिए थे कि भारी उद्योग राज्य द्वारा समर्थित होंगे या राज्य द्वारा स्थापित किए जाएंगे या किसी देश के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे और इनसे जनता लाभान्वित होगी और जनता को रोजगार मिलेगा और कालांतर में आगे चल करके जनता का ही विकास होगा। और वो गांधी जी का ये कहना था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से जो उत्पादन का विकेंद्रीकरण होगा, गांव स्तर पर उत्पादन होगा, ब्लॉक स्तर पर उत्पादन होगा, मतलब छोटे छोटे स्तरों पर उत्पादन होगा और उत्पादन केंद्रीकृत नहीं होगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, मतलब कि उत्पादन छोटे स्तरों पर भी हो, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के रूप में एक तरफ से भी देख सकते हो कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण मतलब कोई भी उत्पादन का जो उत्पादन है वो किसी एक व्यक्ति के किसी समूह के अंदर केंद्रित ना हो, नहीं तो क्या करेगा, आगे चल करके वो उत्पाद का दाम बढ़ाएगा और जनता का शोषण होगा। ठीक है, इसी तरह घ में क्या है, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि समान कार्य के लिए स्त्रियों एवं पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, होता क्या था कि पहले किसी एक ही कार्य के लिए स्त्री को कम वेतन दिया जाता था और पुरुष को अधिक दिया जाता था। ये माना जाता था कि स्त्रियों की कार्य क्षमता कम है। तो लेकिन ये निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये लक्ष्य रखा गया कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह 39 अंग में क्या है, 39 अंग, इस तरह 39 अंग में क्या है,
39 अंग में इसी तरह नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 अंग में क्या कहा गया, इसको हम ध्यान देते हैं। उसके अनुसार पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। कहने का मतलब ये कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा या राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का स्वास्थ्य एवं शक्ति मतलब उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना, स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, यानी कोई ऐसा बालक है वो 14 वर्ष से कम है और उसकी सुकुमार मतलब एक सुकुमार अवस्था है, तो उसका दुरुपयोग ना हो। मतलब कि बालकों से कोई काम न कराया जाए, मतलब बाल मजदूरी ना हो, इस टाइप की भी ये भी राज्य का कर्तव्य है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल न हो, यहाँ सीधी सी बात है, बात उसी का ये पूरक है कि मतलब कि जैसे अभी हम किसी बालक को उसकी मतलब शक्ति का दुरुपयोग न हो, उसकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और राज्य रोक लगा दे कि कोई बालक काम नहीं करेगा किसी भी ऐसे स्थान पर या कंपनी में, कारखाने में। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी मतलब स्थिति भी न पैदा हो जिससे भी विवश होकर के ऐसे रोजगार में जाए, तो ये भी ध्यान देना राज्य का कर्तव्य है। इसी तरह 39 ये 42वें संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। 42वें संशोधन 1976 ये जोड़ा गया था। तो इसमें क्या बात कही गई है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं और सुविधाएं दी जाएं तथा बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये भी राज्य का कर्तव्य है। मतलब बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों का शोषण न हो तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा करना भी क्या है, राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है। अब हम इस पर विचार करेंगे कि अनुच्छेद 39 में जो भी बातें की गई नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद आर्टिकल 39 में जो भी निर्देश हैं राज्यों को, जो भी कर्तव्य राज्यों को बताए गए हैं, निर्देश बताए गए हैं, वो कहां तक लागू हुआ या क्या कुछ ऐसा संशोधन किया गया, कुछ ऐसी विधि बनाई गई, कुछ ऐसी परियोजनाएं चलाई गई कि अनुच्छेद 39 को प्रभावी बनाया जा चुका है या बनाया जा रहा है। अब उसी पर हम विचार कर रहे हैं कि ये कहां तक अनुच्छेद 39 प्रभावी बनाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि संबंधित व्यवहारिक योजनाएं तथा कार्य। ठीक है, संबंधित व्यवहारिक योजनाएं तथा कार्य किससे संबंधित, अनुच्छेद 39 से संबंधित, अनुच्छेद 39 से संबंधित व्यवहारिक योजनाएं तथा कार्य किससे, 39। ठीक, 39 इसके माध्यम से 39 के लिए क्या किया गया था, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास। जैसा कि आपको पता ही है कि भूमि सुधार किया गया, भूमि सुधार, इसी भूमि सुधार के कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए और संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा सीमित करने के लिए नवी अनुसूची बनाई गई थी। तो भूमि सुधार के कानून के लिए सरकार ने
मतलब बहुत अच्छे प्रयास किए थे। ठीक है, तो भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास ये हो चुका है कि माध्यम से विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का प्रयास। ठीक, एक बात ये हो चुकी है। दूसरा क्या हुआ है, और क्या हुआ है इसके संबंध में, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन भी हो गया, मतलब कि संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं रहेगा, इसको विकेंद्रित किया गया है। ठीक है, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। क्या, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक, तो इससे क्या हुआ, समान कार्य के लिए समान वेतन मिला। ठीक है, तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि अनुच्छेद 39 को कार्यान्वित करने के लिए इतने सारे प्रयास किए गए और कुछ हद तक ये मतलब कि संपूर्ण प्राप्ति नीति से तत्वों की नहीं हुई तो काफी हद तक हुई। फिर इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे कि 40 में क्या है और 39 का में क्या है। ठीक, 40 में से पहले 39 का 39 का आर्टिकल 39 का 39 में क्या है, 39 में है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ठीक है, मतलब जब कानूनी सहायता मिलेगी तभी तो गरीब अन्याय से बचेंगे। गरीबों को अन्याय का सामना न करना पड़े। ठीक है, न करना पड़े। जैसे कि आप ये देख चुके हैं कि हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में कानून वकालत की फीस इतनी ज्यादा है कि आम जनता गरीब सुप्रीम कोर्ट तक तो लड़ने की कल्पना नहीं कर सकता और हाई कोर्ट में भी लड़ना कठिन है। तो इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है जो कि कानूनी सहायता प्रदान करता है और उसमें वकीलों की नियुक्ति की जाती है और कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 सही पूछो तो ये गांधीवादी, मतलब कि गांधी के विचारों को यहाँ स्थान दिया गया था। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां और प्राधिकार देना। मतलब कि ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य व्यवस्था करेगा और ऐसी व्यवस्था बनाएगा
कि तो ये पंचायतें जो है, पंचायतें स्वायत्त शासन के रूप में, स्वायत्त शासन के रूप में विकसित हो सके, विकसित हो सके, हो सके। मतलब प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ठीक, अब देख लीजिए, ये भी लागू किया जा चुका है 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों का प्रयोग। तो 73वां संशोधन ये पंचायतों के लिए है, पंचायतों के लिए है। 74वां क्या है, नगर पालिकाओं। ठीक, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची बनाई गई थी। ठीक है, इसी तरह फिर अब आर्टिकल आगे हम चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। इसके लिए कुछ विशेष दशाएं जो है, कुछ विशेष दशाएं, ठीक, क्या कुछ दशाओं में विशेषतः, कुछ विशेष दशाएं, वो दशाएं कौन सी हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है। ठीक है, बुढ़ापा हो सकता है और बेरोजगारी हो सकती है। क्या, बुढ़ापा हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, अशक्तता हो सकता है। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, ये सारी समस्याएं हो सकती है। कोई व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है, बीमार हो सकता है, अशक्तता आ सकती है, बुढ़ापा आ सकता है। ये सारी दशाएं हैं जो कि व्यक्ति को कमजोर बना देती है। ठीक, तो इन दशाओं में, मतलब ऐसी दशाओं में, आज इन दशाओं में क्या है कि राज्य क्या करेगा, इन दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना राज्य सुनिश्चित करेगा, राज्य सुनिश्चित करेगा या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे कि ये इन मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता नागरिकों को मिल सके। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या कुछ ऐसा किया जा चुका है। ठीक है, इन दशाओं में कुछ लाभ हुआ है। 41 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इससे क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मतलब कोई बेरोजगार हो गया तो वहां संबंधित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और क्या है, मनरेगा योजना, दिव्यांगों को आरक्षण, मनरेगा,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा, और क्या है, मनरेगा दिव्यांग जनों को आरक्षण, मनरेगा दिव्यांग जनों को आरक्षण, वृद्धों की पेंशन, दिव्यांग जनों को आरक्षण, वृद्धों को पेंशन, ठीक है। फिर मातृत्व लाभ, ये सब क्या है, ये सब इसी अनुच्छेद 41 को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रयास है और काफी हद तक किया भी गया है, ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद 42